Good morning, students. Today we will start the first chapter from NCERT textbook. Now, since I have taught you the basic operations of mathematics, we will not focus on calculations and learn how to solve some real life problems. हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज our national fruit mango. पता है आपको हमारा national fruit क्या है? Mango is a national fruit of our country. So let's start. और इसको क्या बोला जाता है? फलों का राजा भी बोला जाता है ना, किंग ऑफ फ्रूट्स. मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट. उस चैप्टर में फर्स्ट चीज है हाइकू. व्हाट इज हाइकू? हाइकू क्या होता है? व्हाट इज अ हाइकू? अ हाइकू इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जापानीज poem which has 17 letters divided into 3 lines of 5, 7 and 5 letters. हाइकू एक जापानीज पोएम के टाइप है जिसमें 17 लेटर्स यूज करते हैं हम किसी भी पोएम को लिखने के लिए, जो 3 लाइन में डिवाइडेड. देखो यहाँ पे दिया भी एग्जांपल 1 2 3 लाइंस में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट लाइन में 5 लेटर्स होते हैं, सेकेंड लाइन में 7 लेटर्स होते हैं और थर्ड लाइन में 5 लेटर्स होते हैं. Haikus or haiku are typically written on the subjects of nature. The word haiku, pronounced haiku, is derived from the Japanese word hoku, meaning starting verse. ये एक जापानीज वर्ड होकू से स्टार्ट पड़ा है, इसका नाम हाइकू. और ये एक पोएम होती है जो कि 3 लाइंस में लिखी जाती है और जिसमें कि फर्स्ट लाइन में 5 लेटर्स होते हैं, सेकेंड लाइन में 7 लेटर्स होते हैं और थर्ड लाइन में 5 लेटर्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कांजी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे. तो सी 1 का न जी, तो 1 2 3 सुने 4 5, तो 5 लेटर्स है फर्स्ट लाइन में. सेकेंड लाइन में कोयल 1 2 3 कैरी 4 5 कुंज 6 7, 7 लेटर्स है. फिर अगेन कैरी 2 लेटर्स के और री, बगीचे 1 2 3, तो 5 लेटर्स. तो 5 7 और 5 इस पैटर्न में जो पोयम लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं हाइकू. एक दूसरा एग्जांपल दिया है मीठी सुगंधी छू सोठनी केरी हूं छू केसर. तो देखो 1 2 3 4 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स एंड 1 2 3 4 5 लेटर्स. तो इस तरीके से जो पोएम लिखी जाती है 3 लाइन में 5 7 5 लेटर्स को यूज करके, उस स्पेसिफिक टाइप्स को हम बोलते हैं हाइकू. ओके, नेक्स्ट. Shape of mangoes. Draw a picture using different shapes of mangoes you have seen. अब आप तो अलग अलग शेप्स के मैंगोज आपने देखे हुए हैं ना, तो आप उनकी शेप्स ड्रॉ कर सकते हो. इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्र. संस्कृत लैंग्वेज में मैंगो को क्या बोला जाता है? हिंदी में तो हम उसको आम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में हम बोलते हैं आम्र. Different shapes of the amra are often commonly seen in embroidery work, painting और ज्वेलरी डिजाइंस. अब आपने आम के शेप के देखो ज्वेलरी भी देखी होगी, जैसे आम के शेप के कान के कुंडल हमको देखने को मिलते हैं, और उसमें पेंटिंग आम के शेप की, मेहंदी लगाते हैं लोग आम के से, बूटी जिसको बोलते हैं ना आप लोग, बूटी शेप है ना, उस तरह की हमको कॉमनली देखने में मिलती है. नाउ 10 students bring 10 boxes of mangoes. अब 10 जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 10 बॉक्स ऑफ मैंगोज आए, 10 बॉक्स आए मैंगोज के. ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगोज, और एक बॉक्स के अंदर 18 मैंगोज हैं. ठीक है. इफ ऑल द स्टूडेंट्स विल ओपन द टोटल बॉक्सेस एंड पाइल द मैंगोज इन अ सिंगल हीप. अब उन 10 के 10 बच्चों ने क्या किया? अपने सारे आम की पेटियों को खोल के एक बड़ा सा ढेर बना दिया. तो what will be the total number of mangoes in that heap? तो उस ढेर के अंदर कितने मैंगोज आएंगे? How many heaps of 10 mangoes each can be made from the big heap? अब उस बड़े हीप में से 10-10 मैंगो के कितने हीप बनेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 10 बॉक्स आए मैंगोज के,
और एक बॉक्स के अंदर 18 मैंगोज हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज हैं 18, तो नंबर ऑफ मैंगोज इन द हीप, अब वो जब 10 के 10 बॉक्स खोल दिए तो कितने कितने मैंगो का हीप मतलब ढेर, तो कितने मैंगो का ढेर बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया 10 मैंगोज के छोटे छोटे से हीप बनाए, तो कितने हीप बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने थे 180 डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 18, है ना, 10 1 जा 10, 8 रिमेनिंग, 0 डाउन किया 80, 10 8 जा 80, तो 10 10 के 18 हीप बनेंगे। देखो छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज हो रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको पहले सब ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन अच्छे से करा चुकी हूँ, तो आपको समझना है और करना है। देयर आर 100 ट्रीज इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मतलब एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें 100 ट्रीज हैं मैंगो के। ठीक है, इफ अ फार्मर पिक्स मैंगोज फ्रॉम वन ट्री ड्यूरिंग द सीजन which can fill 18 boxes of 12 kg in a quantity each, make an estimate to how many kg and how many boxes full of mangoes the farmer would have picked up from all mango trees of the orchard। अब एक ऑर्चर्ड में 100 मैंगोज के ट्रीज हैं, ठीक है, अब जो फार्मर है वो एक पेड़ में से 18 बॉक्सेस बनाता है मैंगो के, और एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है 12 केजी होता है, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने 100, नंबर ऑफ बॉक्सेस फ्रॉम वन ट्री, एक ट्री से कितने बॉक्सेस बनते हैं मैंगो के 18, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस फ्रॉम 100 ट्रीज, तो 100 ट्री से कितने बॉक्स, जब एक ट्री से 18 बॉक्स बन रहे हैं तो 100 ट्री से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1800 बॉक्सेस बनेंगे, और एक बॉक्स का वेट कितना दिया है 12 केजी, तो वेट ऑफ मैंगोज इन 1800 बॉक्सेस कितना हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर इज 21600। समझ में आया, सिंपल, देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों यूज हो रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रीज दिए 100 और एक ट्री से कितने बॉक्स बनते हैं 18, तो 100 ट्री से कितने बनेंगे, एक का दिया है ज्यादा का पूछा तो मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 100 1800, और एक बॉक्स का वेट है 12 केजी, तो 1800 बॉक्स का वेट कितना होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 21600 इज द आंसर। नेक्स्ट, 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम एट अवर होम एवरी वीक। इस चैप्टर में छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आप छोटे छोटे कैलकुलेशन अपने आप कर पाओगे, है ना बेटा। सी 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम एट अवर होम एवरी वीक, हर हफ्ते हमारे घर में 5 kg मैंगोज यूज होते हैं, कंज्यूम मतलब खाए जाते हैं, हम लोग यूज करते हैं, एंड इफ ईच केजी विल कॉस्ट ₹75, और एक केजी मैंगो की कॉस्ट 75 रुपीज है, तो हाउ मेनी केजी ऑफ मैंगोज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ, तो एक महीने में कितने मैंगोज हमें चाहिए, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट, और उसके लिए कितना उसकी कॉस्ट लगेगी। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वेट ऑफ मैंगोज, है ना, कि वेट ऑफ मैंगोज कितना है 5 kg, एंड नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ, और कितने महीने में, उन्होंने बोला एक हफ्ते में 5 kg मैंगो लगते हैं, ठीक है, और एक केजी मैंगो की कॉस्ट 75 दी है, और तो एक महीने में कितने मैंगो लगेंगे, तो 1 वीक, और 1 मंथ में कितने वीक होते हैं 4 वीक, तो 1 वीक में 5 kg, तो 4 वीक में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20 kg, मतलब पूरे महीने में कितने मैंगो लगेंगे 20 kg, और एक केजी मैंगो की कॉस्ट कितनी है 75, तो 20 kg मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी 20 मल्टीप्लाई बाय 75, आंसर इज 1500। समझ में आया क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, वेट ऑफ मैंगोज 5 kg, कि 1 वीक में, नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ, एक मंथ में कितने वीक्स 4 वीक्स, है ना, तो क्या दिया है एक वीक में 5 kg मैंगो लगते हैं, तो 1 मंथ में कितने लगेंगे, तो 1 मंथ में वीक होते हैं 4, तो वेट ऑफ मैंगोज कंज्यूम इन 1 मंथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल हमारा निकल गया 1 मंथ में 20 kg मैंगो लगेंगे, एक केजी मैंगो की कॉस्ट 75 है, तो 20 kg की कॉस्ट कितनी होगी 20 मल्टीप्लाई बाय 75। अब देखो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था 10 100 1000 या 20 30 40, तो 20 में 1 0 एक 0 यहाँ लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 का 0 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15 1500, ठीक है। इफ द मैंगो सीजन कंटिन्यू फॉर 3 मंथ्स, अब ये मैंगो का सीजन जो है कंटिन्यू 3 मंथ तक चलता रहा,
and you eat mangoes regularly, और आप लगातार ऐसे आम खाते रहे, तो give an estimate of mangoes required and its cost during the season. तो कितने मैंगो लगेंगे? Cost of mangoes consumed in 1 month. 1 month में कितना रुपीस के मैंगो खा रहे हैं? 1500. तो 3 months में कितने रुपीस के मैंगो खा लेंगे? तो this multiply by 3. 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 5s are 15 का 5, 1 कैरी, 3 1s are 3 और 4, मतलब 4500 के मैंगोज हमको लगेंगे 3 मंथ में. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट. डू यू नो इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. 1 करोड़ 60 लाख टन्स. और एक टन में कितने किलोग्राम होता है? 1000 kg होता है. तो सोचो इतने में कितने kg होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय 1000. कितना बड़ा नंबर बन जाएगा ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे इतना बड़ा. मैंगोज एवरी ईयर, हर साल जो इंडिया है इतने मैंगो प्रोड्यूस करता है. 1 करोड़ 60 लाख टन्स मैंगो. तो इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोज इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही सबसे ज्यादा मैंगो प्रोड्यूस करता है. उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन इंडिया. और इंडिया के अंदर जो उत्तर प्रदेश स्टेट है ना, वो सबसे ज्यादा मैंगो प्रोड्यूस करता है. तो व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो? अब आपको सबसे बड़े मैंगो के बारे में पता है? द बिगेस्ट मैंगो weighing 3434 kg was displayed in Philippines. फिलीपींस में एक मैंगो को हुआ था जिसका कि वेट 3434 kg था. इट वॉज 30.48 सेंटीमीटर इन लेंथ. वो इतना लंबा था, 30 मीटर, 30 मीटर 0.48 सेंटीमीटर लंबा था. 49.53 इन सर्कमफरेंस, मतलब गोलाई में था. एंड 17.78 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, और इतना चौड़ाई में था. इतना बड़ा आम था वो, इतना बड़ा मैंगो था. जैसे उसका जो एक ही मैंगो का वेट 3434 kg था. तो ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंगो था. सेकेंड, टाइप्स ऑफ मैंगोज हम पढ़ेंगे. वैसे तो आपको पता है गुजरात में सबसे ज्यादा आम खाया जाता है केसर और आफूस, लेकिन और भी अलग अलग टाइप्स के मैंगो होते हैं. व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय मैंगोज, डोंट गेट कंफ्यूज to see so many different types of mangoes. The types of mangoes are as follows. कितने टाइप्स के मैंगोज होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन हमें 4-5 टाइप मैंने आपको बताई है. फर्स्ट, हाफूस, जिसका दूसरा नाम है एल्फेंजो, है ना, ये होता है हाफूस आम. दिस इज केसर, दिस इज केसर. और देखो जो हाफूस आम है ना, वो कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का. एल्फोंसो जो आम है वो सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का. केसर आम जो है वो गुजरात का फेमस है. सेकंड, तोतापुरी आम. तोतापुरी आम जो फेमस है वो कहाँ का है? कर्नाटका का. ये आम जो है कहाँ पाया जाता है? अधिकतर कर्नाटका में. लंगड़ो, लंगड़ो आम जो है वो फेमस है उत्तर प्रदेश का. एंड दशहरी, दशहरी भी कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में. दीज आर द टाइप्स ऑफ मैंगोज, है ना. आप इनको देख के पहचान सकते हो कि अच्छा ये आम है, ये आम है. तो कौन कौन से आम बताया मैंने आपको? एल्फेंजो, केसर, तोतापुरी, लंगड़ो और दशहरी. और ये लंगड़ो और दशहरी जो है वो कहाँ के फेमस है? उत्तर प्रदेश के. नेक्स्ट, मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स फार्मर. अब आप देखो जहाँ ये मैंगो ग्रो होते हैं और फार्मर कैसे उसमें काम करते हैं वो बताऊंगी आपको मैं. इमेजिन दैट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद अ फार्मर. अब आप ऐसा सोचो कि आप जो है एक खेत में गए हो जहाँ किसान के साथ, फार्मर के साथ, जहाँ पे मैंगो उग रहे हैं. The leaves of the trees are making rustling sound in the gentle breeze. पेड़ की जो पत्तियां है ना वो बहुत अच्छी तरह हवा में वो हो रही हैं, हिल रही हैं. A cooling sound is heard from up the mango tree. और एक ठंड अच्छी क्विंग साउंड, मतलब जो आपको पता है जब आम का सीजन आता है तो कोयल कूकती है, तो आपको एक कोयल की बहुत अच्छी सी आवाज जो है मैंगो ट्री से सुनाई दे रही है. द मैंगोज ऑन ट्रीज आर स्विंगिंग ऑन ब्रांचेस बिकॉज ऑफ द ब्रीज. और जो मैंगो के पेड़ पर जो ब्रांचेस में आम लटके हुए ना वो हवा में हिल रहे हैं. द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क डार्क इन अर्ली मॉर्निंग. और जो किसान लोग होते हैं ना वो सुबह सुबह बहुत जल्दी, जब अंधेरा ही होता है तब अपना काम शुरू कर देते हैं. सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड इन बुलक कार्ट्स. अब कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपने खेतों में किससे जाते हैं? बुलक कार्ट्स, मतलब वो जो होती है ना बैलगाड़ी, उसमें जाते हैं. The farmers growing mangoes face a difficult time when the strong wind is blowing. अब फार्मर को जब
जब ये मैंगो जब ग्रो करते हैं ना, तो कभी कभी का जो उस टाइम पे जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होते हैं, वो मैंगो पेड़ से झड़ जाते हैं, तो फार्मर को बहुत नुकसान होता है ना। तो वही लिखा है, द फार्मर्स ग्रोइंग मैंगोज फेस अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। जब मैंगो ग्रो कर रहे होते हैं, अगर उस टाइम पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो वो फार्मर के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। वी कैन नॉट गो फार इन अ बुलक कार्ट। अब आप घोड़ा इसमें बैलगाड़ियां बैठ के कहीं दूर तक जा सकते हो? नहीं। अ बुलक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर इन एन आवर। मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर ही चलती है बुलक कार्ट, है ना। जो बैलगाड़ी होती है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चलती है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स? तो 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? अब आप अगर सिंपली देखो, 1 आवर में वो 4 किलोमीटर जा रही है, तो 2 आवर में 8 किलोमीटर जाएगी, है ना। और कितना पूछा? 10 किलोमीटर, 4 का हाफ 2, तो 2 में हाफ आवर, तो 2.5 आवर हो गया। अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसको तो कैसे करेंगे? इट विल टेक 10 डिवाइडेड बाई 4। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती है, तो 10 किलोमीटर में कितना आवर जाएगी? तो 10 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, डेसिमल लगा के 0 लिया, 4 5 जा 20, 2.5 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। कितने छोटे छोटे से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, है ना। वही इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बुलक कार्ट है, वो 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती है, तो अगर उसको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो 1 आवर में 4 किलोमीटर, है ना, या 4 किलोमीटर 1 आवर में, तो 10 किलोमीटर 10 डिवाइडेड बाई 4, 10 को 4 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 आवर्स उसको लगेगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। Wow, so many mangoes. Farmers select a graft from a mango tree which gives more mangoes and sow the plant and sow it in their own farms. A farmer has to wait for many years to grow a mango tree and get mangoes on that tree. अब इतना आसान नहीं होता है कि आपको ऐसा लगा कि इसी साल हमने पेड़ लगाया आम का और हमको अभी से आम मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, वो लोग देखते हैं, अच्छी क्वालिटी का पेड़ ढूंढते हैं, फिर उसमें जिसमें कि बहुत सारे आम लग सके, फिर उसको उसका बीज लगाते हैं, फिर उसको उगाते हैं, वो धीरे धीरे उगता है। तो कितने टाइम में, बहुत टाइम उसको तो ग्रो होने में लग जाता है। उसके बाद लिखा है ना, अ फार्मर हैज टू वेट फॉर मेनी इयर्स, बहुत साल तक उसको इंतजार करना पड़ता है फार्मर को, तब जाके वो मैंगो ट्री ग्रो होता है और फिर उसमें से उसको मैंगोज मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इसी साल हमने बीज बोया और हमको इसी साल से मैंगो मिलने शुरू हो जाएंगे, क्या ऐसा होता है? नहीं, फार्मर को बहुत साल वेट करना पड़ता है उस प्लांट को ग्रो करने में, और जब वो एक बहुत अच्छा ट्री बन जाता है उसके बाद फिर उसमें आम लगने शुरू होते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। अब हमने तो आम की बात कर ली, लेकिन अब उन आमों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना, इधर से उधर इधर से उधर, तो कैसे व्हीकल्स यूज करते हैं वो बताएंगे। द मैंगोज विच आर रेडी फॉर सेल आर कैरीड टू APMC, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। अब आम उगा लिए फार्मर्स ने, तो अब उनको बेचने का भी कुछ सिस्टम होता है ना, खेत से तो बेचेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, उन सबको कहाँ लाते हैं? पके हुए आमों को APMC मार्केट में लेकर आते हैं, या मार्केट यार्ड, या बहुत बड़े बड़े जो यार्ड होते हैं जहां से लेन देन होता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, वहां लेके जाते हैं। और बाजार इन डिफरेंट वेज, फिर अलग अलग तरीके से उनको बाजार में पहुंचाया जाता है। टू सप्लाई द मैंगोज टू मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज्ड, है ना। अब कहीं दूर से लेके आना तो बड़े बड़े व्हीकल यूज करते हैं, और कहीं पास में ही पहुंचाना तो छोटे व्हीकल यूज करते हैं, तो अलग अलग व्हीकल्स हम यूज करते हैं। A tractor moves at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। अब जो ट्रैक्टर, देखो किसान लोग बहुत सारे ट्रैक्टर यूज करते हैं ना, बड़े बड़े जिनके व्हील होते हैं, ट्रैक्टर होता है ना उनके पास, वो जो उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। वो 1 घंटे में कितना चलती है? 20 किलोमीटर चलता है। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स? मतलब स्पीड कितनी है ट्रैक्टर की? 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा? एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है। 1 आवर में दिया है कि 1 आवर में वो 20 किलोमीटर पर आवर जाता है, तो 3 आवर्स में कितना जाएगा? तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर? अब डिस्टेंस देखो, यहाँ क्या दिया था?
कि 1 आवर में 20 किलोमीटर जाता है और 3 आवर में कितना जाएगा। तो ये 1 घंटे का दिया हुआ था, 3 घंटे का पूछा था, तो 1 का दिया था, ज्यादा का पूछा तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब उन्होंने क्या दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, तो टाइम पूछा, तो टाइम तो कम लगेगा ना, तो कम जब लगता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। सी हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर्स। तो स्पीड ऑफ ट्रैक्टर क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 85 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस को हम जो 1 घंटे में टाइम लगता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 85 डिवाइडेड बाई 20 से डिवाइड करोगे, डिवाइड मैंने आपको सिखाया, से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है 4.25 आवर्स आएगा। तो वही, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना टाइम में, 4 घंटे 4 आवर्स 25 मिनट्स में वो 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। देखो मल्टीप्लीकेशन भी आ गया इसके अंदर, डिवीजन भी आ गया। जब 1 आवर में 20 किलोमीटर जाता है तो 3 आवर में कितना जाएगा, 1 का दिया था, ज्यादा का पूछा था तो मल्टीप्लाई कर दिया था। अब उन्होंने क्या दिया है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो 85 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, तो घंटे तो कम आएंगे ना। जब कम पूछा होता तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अ वुडन बुलक कार्ट कैन कैरी 200 kilograms of mangoes, but other vehicles carry mangoes or mango boxes as per shown in the table given below. The table also shows the speed of vehicles of each type so that we can know about the distance of each type of vehicles can cover in 1 hour. अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स दिए हुए हैं और वो कितना मैंगो एक ट्रिप में लेके जाते हैं वो दिए हुए हैं, और 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो दिया हुआ है ना। अब जैसे बुलक कार्ट है, तो बुलक कार्ट क्या करती है, एक ट्रिप में 200 मैंगोज लेके जाती है और 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर जाती है। रिक्शा ट्रेलर है, वो 600 मैंगोज लेके जाता है एक ट्रिप में और 1 घंटे में कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। ट्रैक्टर एक बार में एक ट्रिप के अंदर 800 मैंगोज लेके जाता है और 1 घंटे में कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। और ट्रक जो है वो एक बार में 6000 मैंगो लेके जाता है और 1 घंटे में 44 किलोमीटर चला है। देखो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है मैंगो ले जाने की और अलग अलग उनका टाइम है 1 घंटे के अंदर। अब इस चार्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप्स। अब एक ट्रिप में जैसे बुलक कार्ट 200 लेके जाती है मैंगोज, तो 7 ट्रिप में कितनी लेके जाएगी, एक का दिया हुआ है 200, 1 देखो लिखा है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन अ ट्रिप, एक ट्रिप में 200 मैंगोज, तो 7 ट्रिप में मल्टीप्लाई बाय 7 तो आगे 1400। रिक्शा ट्रेलर 1 ट्रिप में लेके जाता है 600 मैंगोज, तो 7 ट्रिप्स में 7 0 0 7 0 0 7 6 42, 4200 मैंगोज लेके जाएगा। ट्रैक्टर 1 ट्रिप में 800 मैंगोज लेके जाता है, तो 7 ट्रिप में मल्टीप्लाई बाय 7 5600। और ट्रक एक ट्रिप में 6000 मैंगो लेके जाता है, तो 7 ट्रिप में मल्टीप्लाई बाय 7 तो 42000। तो ये निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट 7 ट्रिप्स, मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो आंसर मिल गया। सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। अब 1 आवर में ट्रैक्टर कितना चलता है, 20 किलोमीटर, तो 6 आवर में कितना जाएगा, 1 का दिया हुआ है, 6 का पूछा है, तो क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर्स बाय ट्रैक्टर 20 किलोमीटर, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स, so 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। Next question, how much time will be taken by rickshaw to cover 60 kilometers? अब रिक्शा जो है वो 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लेगा, तो 1 घंटे में कितना जाता है रिक्शा, 12 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना लेगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 5 जा 60, तो मतलब 60 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे कितना लगेगा, 5 आवर्स। टाइम निकालेंगे तो टाइम तो कम लगेगा, इसलिए डिवाइड करते हैं है ना। और एक का दिया हो ज्यादा का पूछा हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 1 ट्रिप दी थी, 7 ट्रिप का पूछा था तो मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रिक्शा जो है वो 60 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे अभी।
फ्रूट मार्केट, अब फ्रूट मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर विजिटेड अ मार्केट यार्ड? कभी आप गए हो मार्केट के बहुत बड़े, जैसे आपने देखा है कोई मार्केट यार्ड जहाँ पे होलसेल में सब्जियां या फ्रूट्स मिलती हैं, लिखा है ना मार्केट, फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट्स। इफ यस, डू यू नो व्हाई इज दिस नॉइजी प्लेस known as a market? The major fruit market of the city are busy. A large stock of mangoes has arrived in many vehicles. The seller are calling the customer, are shouting, speaking out prices and praising their own mangoes. और वहां पे आप देखोगे, कभी आप जाके देखना किसी सब्जी मार्केट में या फ्रूट मार्केट में, वहां पे बहुत सारी क्वांटिटी में, ट्रकों में, बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में सब सामान वहां पे आ जाता है। फिर जो बेचने वाले होते हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, जैसे कि साबजी भाई चिल्ला रहे हैं, कम हियर बाय दिस वलसाड़ी तोतापुरी एट द रेट ऑफ 40 पर केजी। साबजी भाई एक है फ्रूट वाला, वो चिल्ला रहा है, यहाँ देखो वलसाड़ी तोतापुरी है मेरे पास, जिसकी कॉस्ट 40 रुपीज पर केजी है। 1 केजी वलसाड़ी तोतापुरी की कॉस्ट 40 रुपीज है। इतने में महिपत भाई चिल्लाया, नेवर सो चीप, इससे सस्ता हो ही नहीं सकता है। एल्फेंजो एट द रेट ऑफ 60 पर केजी, मतलब एल्फेंजो आम की कॉस्ट जो है वो 60 पर, 1 केजी एल्फेंजो की कॉस्ट 60 रुपीज है। फिर मधुबन चिल्ला रही है, इज सेलिंग गुड क्वालिटी केसर, वो केसर आम बेच रही है एट द रेट ऑफ 150 पर केजी, मतलब 1 केजी केसर का आम का रेट जो है वो 150 रुपीज है ना। राजाराम से, अब राजाराम एक दुकान वाला है, वो बेच रहा है लंगड़ो आम एट द रेट ऑफ 50 पर केजी, 1 केजी लंगड़ो आम का रेट 50 रुपीज है। तो लुक देयर दिस साइड, जयदीप, अब इस साइड देखो, वहां पे जयदीप सिंह जो है वो बेच रहा है बहुत मस्त वाले केसर आम बेच रहा है, कच्चे वाले, हाँ, रॉ केसर मैंगोज फ्रॉम गिर, गिर के, मालूम है ना आपको, गिर के केसर बहुत फेमस है ना। वो बोल रहा है कि आप इनको घर 8 केजी बॉक्स वो लेकर आया है कि आप इनको अपने घर में ले जाओ, ऑर्गेनिक वे में इनको पकाओ, और एक बॉक्स की कीमत जो है वो 1200 रुपीज है ना। ये फ्रूट मार्केट के बारे में बताया है कि फ्रूट मार्केट जहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में सब सामान आता है, फिर वहां पे जो बेचने वाले होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि वो उनके पास आए और उनका सामान खरीद के लेके जाए। तो साबजी भाई बेच रहा है तोतापुरी, वलसाड़ी तोतापुरी आम, और 1 केजी का कॉस्ट है 40 रुपीज। महपत जो भाई है वो बेच रहा है एल्फेंजो 60 रुपीज पर केजी। मधुबन बेच रही है केसर 150 रुपीज पर केजी। राजाराम बेच रहा है लंगड़ो आम 50 रुपीज पर केजी। और ये जो जयदीप है वो कच्चे केसर आम बेच रहा है गिर के, वो उनकी 8 केजी वो लेकर आया बेचने के लिए, और एक बॉक्स की कीमत जो है वो 1200 पर बॉक्स रेट है। अब क्वेश्चन है इसमें, एट व्हाट प्राइस पर केजी डज जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगोज? तो चार्ज ऑफ वन बॉक्स कितना है? 1002, वो कच्चे आम लाए ना गिर से बेचने के लिए, और उसके एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है? 1200 रुपीज। और एक बॉक्स का वेट कितना है? 8 केजी। तो पर केजी वेट का कितना हो जाएगा, पर केजी आम का रेट कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज में से वेट, 1 केजी एक बॉक्स के वेट से डिवाइड कर देंगे, तो 1200 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करके देखोगे, अभी छोटा सा डिवाइड मैंने यहाँ किया नहीं है, डायरेक्ट लिखा है, आपको करना है। देखो 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 4, 40 हो गया, 0 डाउन किया तो 8 5 जा 40 और 0 जा 0, 150 पर केजी, मतलब 1 केजी की कॉस्ट कितनी है? 150 रुपीज, है ना। मधुबन क्या बेच रही है? उसने 10 केजी आम बेचे, तो हाउ डिड शी अर्न फ्रॉम दैट, कितना कमाया उसने? उसके 1 केजी मैंगो की कॉस्ट कितनी थी? 150 रुपीज। कितने बेचे उसने? 10 केजी बेचे, तो कितना कमाया? एक की कॉस्ट दी हुई है, 10 की पूछी है, मतलब ज्यादा आएगा ना आंसर। एक का दिया हुआ है, 10 केजी का पूछा है, तो 1 केजी मैंगो की कॉस्ट 150, तो 10 केजी तो मल्टीप्लाई बाय 10, 1500 केजी। महपत भाई ने 6 केजी एल्फेंसो आम बेचे। साबजी भाई ने ऑन द सेम अमाउंट, महपत भाई, साबजी भाई ने भी उतना ही कमाया जितना महपत भाई ने कमाया है। तो हाउ मेनी तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय साबजी भाई? तो साबजी भाई ने कितने तोतापुरी आम बेचे? तो रेट ऑफ महपत भाई एल्फेंसो मैंगोज कितना है? 60 रुपीज पर केजी। कितने केजी उसने बेचे? 6 केजी बेचे। अब वो बोल रहे हैं महपत भाई और साबजी भाई दोनों ने इक्वल कमाया है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज 360, है ना। 360 दोनों ने मतलब कितने कमाए? 360 रुपीज कमाए। अब तोतापुरी की कॉस्ट कितनी थी? 40 रुपीज पर केजी, तो देयरफॉर वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय साबजी भाई 360 डिवाइडेड बाय 49 केजी। इसका मतलब महपत भाई ने 6 केजी आम बेचे और साबजी भाई ने 9 केजी आम बेचे।
उसकी कॉस्ट कितनी थी, 60 रुपीज पर केजी थी, और इसकी कितनी थी, 40 रुपीज पर केजी थी। समझ में आया? नेक्स्ट, राज हैज ₹100। राज के पास 100 रुपीज है। ही स्पेंड 4th पार्ट ऑन लंगड़ो मैंगो, ही स्पेंड रेस्ट 3 of 4th ऑन केसर। मतलब उसके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से उसने 1/4 खर्च किए लंगड़ो आम में, तो 100 of 1/4, 100 का 1/4 उसने किस में खर्च किया है, लंगड़ो आम में। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर अब मनी स्पेंट ऑन लंगड़ो, तो उसने क्या, 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से 1/4 उसने लंगड़ो आम में खर्च किया। तो मनी स्पेंट ऑन लंगड़ो 100 of 1/4। तो देखो 4 से इसको अगर मैं काटूं, एक सेकेंड कलर ले लेंगे ब्लैक। अब इसको अगर मैं 100 को कट करूं तो 4, देखो 4 2 जा 8 है ना, 10 - 8 2 0 किया, 20, 4 5 जा 20, तो 25 1 जा 25। तो कितने रुपीस उसने खर्च किए लंगड़ो आम में, 25 रुपीस, है ना। और लंगड़ो आम का कॉस्ट कितना था, देखो लंगड़ो आम का कॉस्ट अगर हम देखें तो कितना था, 50 रुपीस था, और उसने कितने रुपीस खर्च किए, 25 रुपीस खर्च किए। तो मतलब उसने कितने आम खरीदे, हाफ केजी, है ना। 1 केजी की कॉस्ट 50 रुपीज है, और उसने कितने रुपीस खर्च किए लंगड़ो आम में, 25 रुपीज। तो 50 का हाफ 25, मतलब उसने कितने आम खरीदे, हाफ केजी आम खरीदे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केजी केसर मैंगो डिड ही बॉट। तो उसने केसर आम कितने खरीदे, उसने क्या किया, 3/4 ऑफ केसर पे खर्च किए, 100 का 3/4। तो 100 का 3/4 देखो 4 से ये 100 फिर कितने टाइम करेगा, 25 बार, 4 2 जा 8, 10 - 8 2, 4 5 जा 4 5 जा 20, 25 3 जा 70, 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75। तो हो गया ना, 25 और 75 को प्लस करेंगे तो 100 रुपीज हो गया ना। समझ में आ रहा है? राज के पास 100 रुपीज थे, उसमें से उसने 1/4 खर्च किए लंगड़ो आम पे और 3/4 खर्च किए केसर पे। तो 100 का 1/4 मतलब 25 रुपीज उसने किसमें खर्च किए, लंगड़ो आम में, और 100 का 3/4 उसने खर्च किए केसर पे। तो 100 का 3/4 होता है 75 रुपीज, है ना। लंगड़ो की कॉस्ट 1 केजी की थी 50 रुपीज, तो 25 में कितना आएगा, हाफ केजी आएगा, मतलब 500 ग्राम्स। और केसर की कॉस्ट कितनी थी, 150 केजी, और 150 केजी, और उसने कितने खर्च किए केसर पे, 75। तो 75 150 का हाफ, तो मतलब उसने कितने केसर खरीदे, 150 रुपीज खरीदे। समझ में आया? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, हाँ, वुमेन आमरा बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे एक बैंक है, द मीटिंग ऑफ बैंक हैज जस्ट स्टार्टेड, मधुबन इज द चेयरमैन। अब एक बैंक है, उसमें उनकी जो चेयरमैन है वो मधुबन है। दिस बैंक इज एस्टेब्लिश बाय 20 मेंबर्स, इस बैंक को 20 मेंबर्स ने मिलकर बनाया। एवरी मेंबर सेव ₹25 ईच ईयर एंड डिपॉजिट इन द बैंक। हर मेंबर 25 रुपीज हर साल जमा करता है और बैंक में जमा करता है। तो हाउ मेनी रुपीज कलेक्टेड बाय बैंक मेंबर्स एवरी मंथ, कितने मेंबर्स हैं टोटल, 20, और हर मेंबर कितना डिपॉजिट करता है पर मंथ, 25 रुपीज। तो बैंक कितना मंथली कितना कलेक्ट करता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज 500, है ना। एक बैंक है जिसमें 20 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर हर महीने 25 रुपए जमा करता है। तो हर महीने कितना पैसा जमा होता है उसमें, 20 मल्टीप्लाई बाय 25, 500 रुपीज। तो हाउ मेनी रुपीज विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। तो पर मंथ कितना जमा होता है, 500। तो पर ईयर कितना होगा, एक ईयर में 12 मंथ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ मंथ्स इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 120 मंथ्स। तो 10 ईयर में कितने कंप्लीट होंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 500 में 60,000 रुपीज। समझ में आया कि एक महीने में 500 रुपए वो लोग जमा करते हैं, है ना।
तो एक साल में कितने जमा करेंगे, तो एक साल में 10 साल में कितना पैसा, हाउ मेनी रुपीज विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितने रुपीज कलेक्ट करेंगे, तो 1 ईयर में 12 मंथ, तो 10 ईयर्स में 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120 मंथ, 1 मंथ में 500 रुपीज, तो 120 मंथ में 500 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 60,000, मतलब 10 साल के अंदर कितना पैसा जमा कर लेंगे, 60,000। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा बोरोड अ लोन ऑफ रुपीज 4,000, रेखा ने 4,000 रुपीज का 4,000 रुपीज का लोन बोरो किया, शी पेड रुपीज 345 टू बैंक एवरी मंथ, और वो क्या करती है हर महीने, साल के हर महीने बैंक को 345 रुपीज लोन पेड करती है, ठीक है। तो हाउ मेनी रुपीज डिड शी पे टू द बैंक, तो बैंक को वो कितना रुपीज पे करती है, और हाउ मेनी रुपीज आर येट टू बी पेड, तो उसने हर महीने कितना पे करती है 345, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं ईयर में 12, तो इसका मतलब एक साल में कितना पैसा पे करती है 12 मल्टीप्लाई बाय 345, तो आंसर आया 4,140, और 4,120 इज ग्रेटर देन, और उसने लोन कितना लिया है 4,000 का, इसका मतलब इजीली वो एक साल में पे कर देगी, तो 4,140 इज ग्रेटर देन 4,000, तो रेखा हैज पेड हर बैंक लोन। समझ में आया ना कि उसने 4,000 रुपीज का लोन लिया, और उसने बोला मैं हर महीने बैंक को 345 रुपीज पे करूंगी, तो क्या वो एक साल में पूरा अपना लोन चुका देगी, चुका देगी। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, है ना, और 1 मंथ में वो 345 रुपीज देती है, तो 12 मंथ में कितना देगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 345, आ गया 4,140, और लोन लिया था उसने 4,000 का, 4,140 इज ग्रेटर देन 4,000, तो रेखा हैज पेड हर बैंक लोन। देखो मैं इसलिए बेटा ये फटाफट पढ़ाई जा रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे से इसमें प्रॉब्लम है, और हम तो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर चुके हैं, तो आपको बस ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है, तो समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड अ लोन ऑफ रुपीज 21,000, अब मीरा और उसके भाई ने 21,000 का लोन लिया टू बाय प्लांट्स ऑफ ग्राफ्टेड मैंगो ट्रीज खरीदने के लिए, उनको लगाने के लिए। दे पेड बैक 23,500 इन अ ईयर, और उन्होंने 23,500 एक साल में पे भी कर दिया, तो हाउ मच रुपीज डिड दे पे एवरी मंथ, तो हर महीने वो कितना पे करते थे, मनी पे बैक कितना पे बैक किया उन्होंने 23,520, और एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो हर महीने वो कितना पे करते थे, टोटल अमाउंट को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इज 1,960, हर महीने वो कितना पे करते थे 1,960 पे करते थे। अब देखो स्टार्टिंग अ मैंगो पल्प बिजनेस, अब एक बिजनेस स्टार्ट करना है, द बैंक सेव्ड रुपीज 74,000 लास्ट ईयर, Madhuban prepared a list of required items to start the mango pulp business. The cost and number of items are given in the following table. Find total expenditure. अब बैंक ने 74,000 रुपीज जमा किए हैं, बचाए हैं, तो मधुबन ने एक बिजनेस शुरू करने का सोचा, और उस बिजनेस के लिए जो आइटम चाहिए वो यहाँ दिए हैं, मिक्सर ग्राइंडर चाहिए जिसकी कॉस्ट 3,000 है, एक चाहिए आइस बॉक्स चाहिए जिसकी कॉस्ट 2,000 रुपीज है, और कितने आइस बॉक्स चाहिए 20, तो टोटल कितना खर्चा होगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40,000। ट्रे और नाइफ चाहिए जिसकी कॉस्ट 300 है, और कितने चाहिए हम क्वांटिटी 20, तो 320 हमने किया तो हमको 6,000 चाहिए। बकेट चाहिए जिसकी कॉस्ट 75 रुपीज है, और 20 बकेट्स चाहिए, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 1,500। बिग पॉट्स चाहिए, एक की कॉस्ट 1,000 रुपीज है, और हमें 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4,000। अब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए ये सब आइटम हमें चाहिए जिसकी कॉस्ट दी हुई थी, और नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए कितने कितने चाहिए, तो टोटल खर्चा निकाला, तो टोटल जो हमारा खर्चा होता है वो होता है, इन सबको प्लस करेंगे 3,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 4,000, 54,500 का टोटल हमारा बिजनेस शुरू करने के लिए खर्चा होता है। अब when they extract pulp from mango it weighs 1/3 of a mango। अब एक आम का अगर किसका बिजनेस कर रहे हैं, वो मैंगो पल्प बेचने का, आम रस बेचते हैं ना, उसका बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब एक अगर मैंगो का पल्प निकालते हैं वो, तो वो 1/3 निकलता है, एक मैंगो का 1/3, तो दे हैव प्लान टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6,000 kg मैंगोज इन अ मंथ, मतलब एक महीने में वो 6,000 मैंगो का पल्प निकालना चाहते हैं, तो हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड इन अ मंथ, एक पल्प का कितना निकलता है 1/3 निकलता है ना,
तो 6000 का कितना निकलेगा, सी, है ना। एक मैंगो से कितना पल्प निकलता है, उस आम का 1/3। टोटल मैंगो कितने, 6000, तो 6000 का 1/3 निकलेगा पल्प। तो 3 देखो, 3 से ये 6000 कट किया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज एंड 0 एज इट इज। 2000 2000 1 जा 2000, तो टोटल हमें कितना पल्प मिलेगा, 2000 kg, है ना। अब परचेज ऑफ मैंगो, तो ₹15। अब एक मैंगो जो 1 kg मैंगो की जो कॉस्ट थी वो 15 रुपीज थी, और सेल ऑफ मैंगो पल्प, और 1 kg पल्प का जो हम बेच रहे हैं वो 70 रुपीज में बेच रहे हैं। तो इफ वी एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6 kg मैंगो, वी गेट 2 kg पल्प। तो द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 kg मैंगोज इज 6 मल्टीप्लाई बाय 15। अगर 6 kg मैंगो का मैं पल्प निकालूं तो मुझे 2 kg पल्प मिलता है ना। और 6 kg मैंगो की कॉस्ट कितनी है, 1 kg की कॉस्ट 15 kg है, तो 6 kg की कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना हो गया, 90 रुपीज। और 2 kg और 1 kg पल्प का रेट कितना है, 70 kg, तो 2 kg पल्प का रेट कितना होगा, 140। तो therefore the amount by selling the pulp prepared from 6 kg mangoes is equal to, तो जो हमें सेल कर 6 kg मैंगोज का पल्प सेल करने पर जो हमें फायदा हुआ वो कितने का हुआ, 140 माइनस 90 इज इक्वल टू 50 रुपीज, है ना। 6 kg मैंगो उन्होंने खरीदे 90 रुपीज में, 1 kg मैंगो की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज। अब मैंने 6 kg मैंगो का पल्प निकाला, तो 6 kg का पल्प निकाल रहे मुझे 2 किलो पल्प मिला। 6 का 1/3 करो, नहीं समझ में आया, देखो एक मैंगो में से 1/3 निकलता है ना। तो 6 kg मैंगो है, तो 6 का 1/3 करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 हो जाएगा, हो गया। अब 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो 2 kg। समझ में आया कैसे यहाँ पे 2 kg लिखा है, कि 2 kg, तो समझ में आया 6 kg मैंगो से हमें कितना kg पल्प मिलेगा, 2 kg। और 6 किलो की कॉस्ट कितनी हुई, 1 kg की 15 रुपीज, तो 6 kg की 6 मल्टीप्लाई बाई 15 90 रुपीज, और 1 kg पल्प हम बेच रहे 70 रुपीज का, तो 2 kg पल्प कितने में बिकेगा, 140 रुपीज में। तो कितना मुझे फायदा हुआ, 140 माइनस 90 रुपीज 50। तो इसका मतलब इफ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6000 kg, ये तो 6 kg पे मुझे 50 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो 6000 kg में कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 1000 रुपीज का मुझे उसमें फायदा होगा, है ना। इरेजर लेके उसको इरेज कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो अनीता बोलती है, आई हैव कैलकुलेटेड दैट 1500 kg ऑफ आइस विल बी रिक्वायर्ड एवरी मंथ एंड इट कॉस्ट इज ₹2 पर kg। अब अनीता ने ये बोला कि हम उसको आइस भी तो रख रहे हैं उसको पैक करने के लिए। आई हैव कैलकुलेटेड 1500 kg आइस लग रही है हर मंथ, जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹2 पर kg है। तो आइस एक महीने में कितना लग रहा है, 1500, और एक की कॉस्ट 1 kg आइस की कॉस्ट ₹2 है, तो टोटल कितना हो गया, 3000। अब पैकेजिंग चार्ज और रिक्शा फेयर, उसको पैक करना फिर रिक्शे में उसको भेजना, उसका खर्चा हो रहा है 3000 और खर्चा हो रहा है। सो द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगोज एंड सेलिंग मैंगो पल्प इज इक्वल टू 50,000 माइनस 3000 माइनस 3000, मतलब 50,000 में से 3000 हमें और निकालना पड़ेगा। 3000 खर्चा हुआ हमारा आइसिंग में और 3000 हुआ पैकिंग और रिक्शा में, तो टोटल हो गया 6000। तो 50,000 से 6000 को मैंने माइनस किया तो हमें कितना मिला, 44,000। तो मधुबन बोलती, ओ वाओ नाइस, हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन अवर बैंक विल अर्न ₹44,000 पर मंथ। समझ में आया मधुबन का जो वो था, उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने बोला हम मैंगो का पल्प निकाल के आम रस बेचेंगे। तो आम रस के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास 74,000 लास्ट ईयर सेव हुए थे, जो जो उनको आइटम चाहिए थे पहले उन्होंने उसका खर्चा निकाल लिया। टोटल उनका खर्चा हो रहा था 54,500 का, उनको टोटल खर्चा हो रहा था। फिर उन्होंने निकाला कि एक मैंगो में से 1/3 आम रस निकलता है, तो उन्होंने क्या किया, 6000 kg आम का निकालना था, तो 6000 आम का रस कितना मिलेगा उनको, 2000।
अब 1 किलो आम की जो कॉस्ट थी वो 15 रुपीज थी, और उसका जो रस बेच रहे थे वो 1 kg का रस जो बेच रहे थे वो 70 रुपीज का बेच रहे थे। तो अगर 6000 का 2 kg आता है तो 6 kg का कितना आएगा, 2 kg पल्प निकलेगा, और 1 kg पल्प की कॉस्ट थी 15 रुपीज, तो 6 kg की कितनी हो गई, 6 मल्टीप्लाई बाय 15, 90 रुपीज, और 1 kg पल्प बिक रहा है 70 रुपीज में, तो 2 kg पल्प कितने बिकेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 70, 140 रुपीज में, है ना। तो कितना फायदा हुआ, 140 माइनस 90, 50 रुपीज का, तो 6 kg मैंगो पे 50 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो 6000 में, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, 50,000 का फायदा हो रहा है हमको, है ना। फिर अनीता ने याद दिलाया कि नहीं, हमारे उसको आइसिंग बॉक्स के लिए हर महीने 2 रुपए के हिसाब से 1500 kg आइस लगती है, तो 3000 की तो आइसिंग आ जाती है, फिर उसको पैक करना और रिक्शा फेयर उसको मिला के 3000 खर्चा होता है, तो टोटल 6000 का भी खर्चा होता है। तो 50,000 में से उन्होंने 6000 माइनस किया, तो 44,000 का उनको टोटल फायदा हो रहा है। तो मधुबेन ने बोला वाओ हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन अवर बैंक विल अर्न 44,000 पर मंथ। तो आज इस लेक्चर, इस वाले जो चैप्टर में था, सिर्फ छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखना, है ना। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, बस आपको ये समझना है कहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, कहाँ पे डिवीजन होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड ही आपकी वर्कबुक भी है नवनीत की, उस वर्कबुक में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको करने को दूंगी, करके दूंगी, आपको अपनी वर्कबुक पे करना है और समझना है, और जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे 4 to 5 में फोन करके पूछना है। So that's it for today's lecture. Okay, in next class we will continue next chapter.